चलो, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब दो एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, अब यहां पे ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन मिलते चले जाएंगे तो वो आपके कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, कंपाउंड कब बनता है? जब आपके दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में या डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तब आपका कंपाउंड बनता है। जैसे कि एक कार्बन ले लिया आपने, क्या ले लिया? एक कार्बन, और उसके साथ हमने मिला दिया हाइड्रोजन 4, क्या मिला दिए? हाँ, यानी 4 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड कर दिए, तो ये बन जाएगा CH4, क्या बन जाएगा? मीथेन, क्या बन जाएगा? मीथेन। तो इसको बोला जाएगा कंपाउंड, क्या बोला जाएगा? कंपाउंड। और ये किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है, क्यों? कार्बन से मिलके बना है। कोई भी कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बनता है वो कार्बन का कंपाउंड कहलाता। तो हम बेसिकली इसमें यही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में कि कार्बन क्या होता है और कार्बन के यौगिक क्या है, यानी कार्बन के साथ कौन कौन से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हम, और अभी क्लियर भी किए हमने कि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, ठीक है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, और ना तो वो ले सकता है, 4 - आयंस बनाएगा, उससे क्या होगा कि उसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और 10 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए न्यूक्लियस के पास इतनी पावर नहीं है। और दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिर भैया काम क्या है? अपनी वैलेंसी तो इसको पूरा करनी है। तो अब क्या करेगा ये? या तो ये कार्बन जो है किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलेगा और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6। इसका मतलब इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसके साथ 2 ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर CO2 बना लेगा, क्योंकि इसको 2 चाहिए, उसको 2 चाहिए, ठीक? 2-2 दे देंगे तो 2 ऑक्सीजन इस साथ मिल जाएंगे तो 2-2 पूर्ति कर देंगे इस साथ। अच्छा जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन, क्या है भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। दैट मीन्स K के अंदर कितना आ जाएंगे? 1। K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। होने कितने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। तो क्या होगा कि कार्बन जो है, अब मान लीजिए मैं इसका एक बना देता हूं यूं, ये इसकी पहली शेल हो गई और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक और शेल बना देते हैं हम इसके साथ, इसमें कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, ठीक है भाई। अब क्या करेगा? अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और यहां पे ये एक हाइड्रोजन इसके साथ इस तरीके से मिल जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अभी इसके केवल 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन अब भी इसको रिक्वायर्ड है, 3 और चाहिए ना इसको। तो भैया ये कहेगा कि नहीं, मुझे तो 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये कहेगा जा तू अपने एक और वाडी को बुला के ला, एक और हाइड्रोजन को बुला के लिया। तो ये क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन को यहां पर बुला के ले आएगा और इस तरीके से एक और हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाता है, बॉन्ड बना लेता है। तो अब इसके पास कितने हो गए? 2 हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति हो गई, लेकिन अभी भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है। तो फिर इससे कहेगा कि नहीं, एक और बुला के ला तो हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? एक और बुला के लाएगा और वो हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से यहां चिपक जाएगा, ठीक है। 3 हो गए, अभी भी पूर्ति नहीं हुई है। अब ये कहेगा आप एक और हाइड्रोजन लेगा, तो एक और हाइड्रोजन यहां पर आएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। और यहां पर ये भी एक और हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH4, यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4 हो गए कि नहीं हो गए? अब इस तरीके से इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है और आपका जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है CH4। CH4 को कहा जाता है मीथेन। क्या कहा जाता है? मीथेन। अब इन सारी चीजों के बारे में, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह के बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप इसको, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं कि एक कार्बन है
उसके साथ 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 हाइड्रोजन होंगे तभी तो वैलेंसी पूरी होगी ना। हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि क्यों चाहिए 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकते? 3 से पूर्ति नहीं होगी, एक और होना चाहिए उसके लिए, इसलिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन हम अटैच कर देते हैं और ये बन जाता है आपका मीथेन। क्या बन जाता है? मीथेन। तो ये आपका कार्बन का यौगिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कार्बन कंपाउंड कहलाएगा ना। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें कार्बन आ रहा है। तो कार्बन से बनने वाले सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन के कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। तो मीथेन क्या है? मीथेन एक गैस है जो कि कलरलेस, ऑडरलेस और फ्लेमेबल गैस होती है, which is the main constituent of natural gas. It is the simplest member of alkane series of hydrocarbons. अब यहां पर इसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। यहां पर ध्यान देंगे आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड्स which is made up of hydrogen and carbon. ठीक है। वो पदार्थ, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब यहां पर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है तो इसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और मीथेन गैस वो गैस है जो आपके पेड़ी, धान का खेत होता है ना, धान की ओए। तो हमने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 3823 केल्विन। कम नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 4800 से 5100 केल्विन। लेकिन ये आप ध्यान रखें, बहुत सारे कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जो एक प्रॉपर्टी पाई जाती है वो पाई जाती है सब्लिमेशन की। इसकी सब्लिमेशन से तो आप फेमिलियर हैं, हाँ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। तो कई बार कार्बन के कुछ एलोट्रॉप ऐसे होते हैं या कार्बन के कुछ यौगिक ऐसे हो सकते हैं तो जिनको अगर हीट किया जाए तो वो डायरेक्टली विदाउट लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आपका डायमंड है। ठीक है। और इसको आप कहते हैं, इसका जो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं उसको, जिससे कि वो गैस में चेंज हो जाती है। तो वो जो आपका होगा लगभग 33,600 केल्विन के अराउंड होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मान लीजिए आपको हम एक कार्बन का यौगिक बना, चलिए कार्बन इज अ नॉन मेटल। कैसा लग रहा हूं मैं इसमें? बढ़िया लग रहा हूं मधु? खूबसूरत। चलिए, रोजाना नहाए तो मलूक लगते हैं। अब तुम नहाते नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। और मलूक लगने के लिए क्रीम की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? हाँ, उसके लिए क्या जरूरत है? नेचुरल खूबसूरती ही काफी है, लेकिन उसके लिए नहाना जरूरी है। गर्मियां चल रही हैं अब तो। खैर, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। अब आपको यह पता लगाना है कि अर्थ क्रस्ट में कितना मात्रा में कार्बन पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कितना मात्रा में कार्बन पाया जाता है। आपको पता है कि जब हम बातचीत करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर, हवा में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हवा में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस जो है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। गुड। तो नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 78%। कितनी मात्रा में है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कहलाती है। और तीसरे जो आपकी गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.02% के अराउंड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कम मात्रा में है। तो ऐसे ही जमीन में, अर्थ क्रस्ट में भी आपकी कार्बन पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, हम ये पता लगाएंगे कि कार्बन जो आपका अर्थ में है वो कितना है। कार्बन इन फाउंड इन अर्थ कितना है? 0.02%। 0.02%। ये किस में है? अर्थ क्रस्ट में। और एटमॉस्फेयर में, द कार्बन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, कार्बन फाउंड इन एटमॉस्फेयर कितना है? 0.03%। कितना है भाई? 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2। किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ CO2।
ठीक है भाई। अब चौथी चीज इसके बारे में आपको पता लगाना है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास इसका से अब 12 होता है। चौथी इसकी प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है भाई? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसका, 3823 केल्विन, 3823 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है कि नहीं? जब ये हमें सॉलिड रूप में मिलेगा तो अगर हम इसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, इसको मेल्ट करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, तो हमें 3823 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये मेल्ट होगा। और अगर हम इसको बॉईल करना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 3100 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? एक सेकंड। कार्बन भाई, कार्बन जो है एक एलिमेंट है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल। तो इसी तरीके से आपका कार्बन भी एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 6। क्या है? क्या है? 6। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 12। क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? अरे एटॉमिक नंबर पूछा मैंने, क्या है एटॉमिक नंबर? 6। और एटॉमिक मास क्या है? 12। ठीक है। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो जाहिर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके अंदर। कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? शेल्स में अलग अलग। के में कितने होंगे? 2 होंगे ना। और एल में कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 6 में से 2 चले गए, 4 ही तो बचे। कितने होंगे? 4 होंगे। अब आप ये ध्यान देंगे कि जब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 2 और 4। 6 क्यों बोल रहा है? 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 2 और 4 है। जैसे मान लीजिए हमने एक शेल बना दिया, अब इसमें 2 शेल बन गई कार्बन में। ठीक है। पहली शेल क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। इसी तरीके से दूसरी शेल है, ये क्या शेल हो गई? और ये एल शेल है। एल शेल में कितने बचे? 4 हो गए। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। लेकिन आपको पता है एल शेल में होने कितने चाहिए? कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो जब 8 होने चाहिए तो कितने कम है यहां पर? कितना कम है? पता नहीं कहां रहता दिमाग तुम्हारा। जब 4 है तो 8 में से 4 आएंगे तो 4 ही तो बचेंगे। मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। खैर, अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के एक एक और एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि ये अपनी बैलेंसी पूरी कर सके। ठीक है। तो अब ये जो 4 हैं, इसको 4 और चाहिए, तो वैलेंसी इसकी कितने हो जाएगी? 4। वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। क्यों हो जाएगी वैलेंसी? किसको कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए जाते हैं। तो भैया कार्बन के बारे में आपको ये पता चल गया, कार्बन जो है एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास जो है इसका 12 होता है। दूसरी चीज एक और पता चल गई कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है और इसके वैलेंसी जो है 4 होती है। और एक चीज और आपको क्लियरली पता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है। अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या ये ले सकता है किसी दूसरे से? दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं ले सकता और एनायंस नहीं बना सकता, यानी कि ये अपने ऊपर C4 माइनस का चार्ज नहीं ले सकता। ठीक है ना। यानी 4 माइनस नहीं आ सकता। 4 माइनस कब आता है? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 4 माइनस आ जाएगा इसके ऊपर। लेकिन क्या 4 माइनस ये ले सकता है? नहीं ले सकता। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम C4 माइनस आयंस बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 6 प्रोटॉन्स। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। ठीक है।
भाई आपको पहले ही पता है किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। पिछली क्लासों में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर 6 प्रोटॉन इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और अगर इसके लिए 4 और इसके पास आ गए तो कितने हो जाएंगे? 10 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। विच कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जो आपका ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर 6 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं, क्योंकि मेंटेन क्या है, मेंटेन रखना पड़ता है ना, दोनों चीजें स्टेबल रखनी पड़ती है, दोनों चीजें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये होल्ड कर सकता है, 1 या 2 से ज्यादा 3-4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो फिर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और फिर वो मेंटेन नहीं रह पाता और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये C4 आयंस यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये क्लियर है? दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं इसको दे भी नहीं सकता किसी को। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई अपनी चारों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जितने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं ये इसको क्या कर दे, डोनेट कर दे। क्यों नहीं कर सकता? इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम C4 पॉजिटिव आयंस। ये कैटायंस नहीं बना सकता, यानी C4 पॉजिटिव आयंस नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए स्मॉल एटम। इतने छोटे एटम में 4 और एटम्स को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और यह संभव नहीं है कि यह हो सके। इसलिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ना ही ये C4 माइनस आयन बनाएगा और ना ही ये C4 पॉजिटिव आयंस बनाएगा, यानी ना ही इसके ऊपर एनायंस आएंगे और ना ही इसके ऊपर कैटायंस। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं हम। तो कार्बन के बारे में आपको पता चल गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 4। वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। ठीक है, अब कार्बन की थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज